नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। हार्ट ऑपरेशन के बाद के इंस्ट्रक्शन का ये मेरा चौथा और आखिरी वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपका ऑपरेशन हो जाता है और आप आईसीयू से जब वार्ड में आते हो तो आपको क्या करना है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि जब ऑपरेशन के बाद आप जब घर जाते हो अस्पताल से तो आपको घर पे क्या करना है। तीसरे वीडियो में मैंने बताया था कि जिन लोगों का हार्ट के वाल्व का ऑपरेशन हुआ है उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस है। और चौथे और ये आखिरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आप पूरी तरीके से बाईपास सर्जरी होने के बाद आप ठीक हो जाते हो, यानी कि 3 महीने बाद, और बाकी की लाइफस्टाइल आपकी किस तरीके से होनी चाहिए और बाकी की ज़िंदगी आप किस तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित रहे, इसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। आपको ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ क्या लेनी है। आपको 3 तरीके की दवाइयाँ चलती हैं। एक होती है हार्ट के लिए, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। दूसरी होती है एंटीप्लेटलेट्स, जो होती है एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल, जो प्लेटलेट्स को एक दूसरे से एग्रीगेशन से रोकती है, यानी कि ब्लॉकेजेस आगे होने से रोकती है। तीसरा होता है स्टैटिन्स, जिसे हम एंटी कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, पर हम एंटी कोलेस्ट्रॉल के लिए कम यूज़ करते हैं। उसको मेन एक्शन होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन से जो हमारे पुरानी और नई नाड़ियाँ जो हमने डाली है बाईपास सर्जरी में, इसके कैल्शियम बनने की या ब्लॉकेजेस बनने की जो रफ्तार होती है वो बहुत कम हो जाती है स्टैटिन्स देने के बाद। इसके 3 दवाइयों के अलावा हम कई बार अगर हार्ट फंक्शन कमज़ोर हो तो डायूरेटिक्स भी ऐड करते हैं। डायूरेटिक्स का मतलब है जिससे पेशाब ज़्यादा आती है, इसीलिए ये डायूरेटिक्स मेडिसिन दिन में दी जाती है और ये पहले 3 से 6 महीने तक दी जाती है। इसके अलावा जो कोई भी आपको बीमारी है उस बीमारी की भी दवाइयाँ चालू रखते हैं। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ चालू रखनी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू रखनी है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायराइड की दवाइयाँ चालू रखनी है। अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट की दवाइयाँ चालू रखनी है। और कोई भी बीमारी हो और अगर उसकी पहले से आपको दवाइयाँ चालू है तो वो सारी दवाइयाँ भी आपको चालू रखनी है। ऑपरेशन के बाद क्या टेस्ट कराना चाहिए, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। कुछ टेस्ट होते हैं जो पहले 3 महीने बाद कराते हैं, फिर 6 महीने बाद कराते हैं, फिर साल भर बाद कराते हैं और फिर साल में एक बार करते हैं। तो मैं जो रूटीन टेस्ट है पहले उसके बारे में बताऊंगा और फिर जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो कब करना है वो बताऊंगा। रूटीन टेस्ट में हीमोग्लोबिन कराना होता है, उसके साथ ब्लड शुगर कराना होता है, उसके साथ लिवर फंक्शन टेस्ट करानी होती है, रीनल फंक्शन टेस्ट करानी होती है। ये टेस्ट है, ये सारे पहले 3 महीने बाद करानी होती है, फिर उसके बाद एक बार 6 महीने बाद करानी होती है और फिर साल में एक बार करानी होती है। ऐसे ही इकोकार्डियोग्राफी पहले 3 महीने बाद करानी होती है, फिर हर साल में एक बार करानी ज़रूरी होती है। डाइट यानी कि भोजन क्या करना चाहिए। किसी भी खाने की कोई भी परहेज़ है नहीं, आप सब कुछ खा सकते हो। नमक, मिर्ची, चिकनाई सब कुछ खा सकते हो। देसी घी का खाना भी ज़रूरी है। रोज़ आप 20 से 30 ग्राम देसी घी का सेवन कर सकते हो। देसी घी के कई फ़ायदे हैं, उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होता है और उसमें एंटी कैंसर यानी कि कैंसर से बचने का, एंटी इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन से बचाव करने की क्षमता होती है। इसलिए देसी घी का परहेज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप कि अगर डायबिटीज़ है तो आपको मिठाइयाँ कम खानी है या नहीं खानी है। और अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जो डाइट से रिलेटेड हो, उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। ऑपरेशन के कई दिनों तक कुछ लोग ठीक से खाना नहीं खा सकते, भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन स्वादिष्ट भी होना चाहिए पौष्टिक के साथ साथ। उसीलिए उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए अगर आपको थोड़ा मसाला यूज़ करना पड़ता है तो आपने ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ हमें विटामिन लेवल्स कई बार करने पड़ते हैं, क्योंकि भोजन की कमी से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कई बार होती है।
इसलिए ये सप्लीमेंट्स देने भी ज़रूरी होती है। सो दवाइयों के साथ साथ हम विटामिन सप्लीमेंट्स भी देते हैं और वो लेना भी ज़रूरी है। कई बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है क्योंकि हम एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स पे है और कई बार चिकनाई कम खाने की वजह से ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए विटामिन डी का लेवल्स हर 6 महीने में एक बार ज़रूर से चेक करवा लेना चाहिए और अगर वो उसमें कोई कमी पाई जाती है तो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन देने चाहिए। इसी तरीके से विटामिन B12 और बाकी के विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए अपने भोजन में हो सके इतना ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इसके बड़े फ़ायदे हैं, मैं आगे बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स यानी कि धूम्रपान, शराब और बाकी की नशीली दवाई। स्मोकिंग तो आपको बिल्कुल करनी नहीं है, स्मोकिंग बंद करनी है। अगर आप स्मोकिंग चालू रखते हैं या तंबाकू यानी कि तंबाकू का प्रयोग करते हैं किसी भी फॉर्म में तो वो हानिकारक है आपके हार्ट के लिए भी और लंग्स के लिए भी। इसीलिए कृपया करके अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है, नहीं तो नाड़ियाँ फिर से ब्लॉक हो सकती है और दोबारा बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ही किसी भी नशीली पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ब्रेन के लिए भी डैमेजिंग होता है और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इनके लिए भी वो हानिकारक है। अल्कोहल की थोड़ी कंट्रोवर्सी ज़रूर है फिर भी, लेकिन मैं हरदम कहूँगा कि अल्कोहल यानी शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए, हो सके उतना नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 10 से 15 ml रोज़ पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन उसमें भी है। आपको अगर पीनी है तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप 10 से 15 ml का सेवन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कृपा करके उपयोग न करें। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम क्या करना चाहिए। मेरे अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है वॉकिंग यानी कि चलना। चलने की एक्सरसाइज की अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सारा डिटेल्स में बताया है कि किस तरीके से चलना है और क्या करना है। 45 मिनट आपको दिन में ज़रूर से चलना है, चाहे सवेरे या शाम। कोई समय नहीं है चलने का, आप घर में भी चल सकते हो और घर के बाहर भी चल सकते हो, लेकिन टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। 45 मिनट का टाइम ज़रूर लगाना चाहिए। स्पीड धीरे धीरे बढ़ाए। आइडियल स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, बट ज़्यादातर लोग 4 और 6 के बीच में ही कर पाते हैं। हल्के से सांस फूले इतनी स्पीड से करना है, ज़्यादा सांस फूलने नहीं देना। इसी तरीके से हल्के से छाती में अगर दर्द होता है तो वहाँ रुक जाना चाहिए और उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आजकल के ज़माने में जो अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग कहाँ पे करनी चाहिए जिससे आपकी वॉकिंग भी हो जाए और एंटरटेनमेंट भी हो जाए। जो लोग फेथ रखते हैं यानी कि जो रिलीजियस में फेथ रखते हैं किसी भी रिलीजन में, वो टेंपल वॉकिंग कर सकते हैं क्योंकि आजकल के हमारे टेंपल्स बड़े लंबे होते हैं और उसमें आसानी से हम एक श्रद्धा के साथ चल भी सकते हैं। तो टेंपल में 45 मिनट की वॉक बहुत अच्छी होती है। एक तो हमारी श्रद्धा भी बिल्डअप होती है और दूसरा साथ साथ में हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह भी आजकल बड़े बड़े होते हैं और दरगाह में भी आप वॉक ले सकते हो और हमारा श्रद्धा भी बढ़ती है और हमारे हार्ट के लिए भी वो अच्छा होता है। सो एक हो गया टेंपल वॉकिंग। दूसरा है जो यंगस्टर्स है जिन्हें टेंपल के अलावा और भी शौक़ है, वो मॉल वॉकिंग कर सकते हैं। यानी कि आजकल के जो मॉल अवेलेबल है वो काफ़ी लंबे होते हैं और वहाँ पे 45 मिनट की वॉक तो बहुत छोटी लगती है। तो उसीलिए ये दोनों चलने की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर आप घर पे नहीं चल सकते या आप अगर बाहर नहीं चल सकते किसी कारण से, तो वीकेंड्स पे ज़रूर से आप टेंपल या मॉल वॉकिंग करो। दोनों दिन, सैटरडे और संडे। अगर आप 2 दिन भी ये मॉल या टेंपल वॉकिंग करते हो तो ये पूरे हफ्ते भर का वॉकिंग के बराबर सा साबित होता है। तो वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और ये करनी चाहिए। स्लीप यानी कि रात्र की नींद, ये बहुत असेंशियल है और ये ज़रूर से देखो
कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर मिलनी चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हो सके उतना आप जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करो, यानी कि सूरज उगने के पहले 6 साढ़े 6 के आसपास आपको उठना है और 9-10 बजे के आसपास रात को सोना है। इससे जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और वो हमें स्ट्रेस से भी कम करता है। अगर आपको किसी भी तरीके से नींद का प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके नींद की दवाई अवश्य लें। आजकल जो नींद की दवाई अवेलेबल है वो बड़ी सेफ़ है और उससे आदत भी नहीं होती। इसलिए नींद की दवाई लेने में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए और अच्छे से 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे आपको दूसरे दिन थकावट महसूस ना हो। स्ट्रेस यानी कि तनाव, मानसिक तनाव हो या फिज़िकल तनाव हो, किसी भी तरीके का तनाव हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी कि नहीं लेना चाहिए। मेरे अगर आपने पिछले तनाव के वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने सारा डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके के तनाव होते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इन शॉर्ट, जो इस उम्र में बाईपास सर्जरी के बाद के जो तनाव के लक्षण हैं वो है बार बार सर्दी जुकाम होना या कॉन्स्टिपेशन होना, हार्ड स्टूल्स यानी कि मल बहुत सख्त होता है और हमें लैट्रिन करने में तकलीफ़ होती है और लैट्रिन की जगह बार बार जख्म होना, ये स्ट्रेस के साइंस है। इसके लिए कृपा करके आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके कॉन्स्टिपेशन के लिए जो दवाई लगती है वो ज़रूर से लें। इसके अलावा अगर अपने भोजन में आप हरी सब्जियां या फल का उपयोग करेंगे, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इससे फाइबर का कंटेंट बढ़ता है और इससे लूज स्टूल्स होते हैं, जिससे आपको जख्म नहीं होंगे लैट्रिन की जगह पे। तो इसका उपाय ये है। और लेकिन सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है इसका, तो स्ट्रेस पे आपको ध्यान देना है कि आपको किसी की भी तरीके का फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेस ना हो। कई लोग ये भी पूछते हैं कि हमें दोबारा ये हो तो नहीं गया है, ये हम कैसा पता लगाएं। तो उसके कुछ लक्षण हैं कि आपको दोबारा ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, उसके कुछ लक्षण हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस फूलना। अब सांस फूलना सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे नाड़ियाँ बंद हो गए हो। सांस फूलने के कई और कारण भी है। एक तो एलर्जी और पोल्यूशन है जो ठंड में ज़्यादा होता है, तो उसका आप ध्यान रखें कि पोल्यूशन से एक्सपोज ना हो। दूसरा है अपने आप को गर्म रखें ठंड में। तीसरा जो अच्छा सबसे कारण पाया गया है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। कई लोगों को सांस फूलने लगती है और जब हम विटामिन लेवल्स करते हैं तो ये पता चलता है कि उनके विटामिन डी लेवल कम है, और जैसे ही हम विटामिन डी की ट्रीटमेंट देते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। अगर इसके बावजूद भी आपका सांस का फूलना कम नहीं होता है तो डॉक्टर से कृपा करके आप संपर्क करें। इसके बाद अंजाइना, जैसा आपको ऑपरेशन के पहले जो दर्द होता था चलने पे, वैसे ही दर्द अगर आपको हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपकी नाड़ियाँ बंद हो सकती है। इसीलिए आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करके जो टेस्ट एडवाइस करें उस तरीके से टेस्ट करनी चाहिए। ज़्यादा तौर पर हम सीटी एंजियोग्राफी या डायरेक्ट एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं कि नाड़ियाँ कैसी है और कौन सी नाड़ियाँ बंद हुई है। ऑपरेशन के बाद कुछ दवाइयाँ चलती है और दवाइयाँ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि कई बार बीटा ब्लॉकर्स के लेवल डोज ज़्यादा हो जाते हैं तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है, और कई लोगों को बुढ़ापे के कारण अगर हार्ट ब्लॉक होता है तो ये हार्ट ब्लॉक एग्जैजरेट यानी कि ज़्यादा हो जाता है अगर वो बीटा ब्लॉकर्स पे है। तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए अगर आपको चक्कर आते हैं या आपको लगता है कि आपका हार्ट रेट कम है। दूसरा है एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल जब आप लेते हो, स्पेशली एस्पिरिन के बाद आपको गैस्ट्राइटिस की एक संभावना होती है और गट से यानी कि स्टमक से ब्लीडिंग भी होती है, जिसके कारण ब्लैक स्टूल्स यानी कि मल जो होता है वो काले रंग का होता है सवेरे जब आप उठते हो, और जब आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करेंगे तो ब्लड की मात्रा कम होती है, यानी हीमोग्लोबिन लो होता है, 10 के नीचे होता है। तो ये ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है। जी घबराता है, उल्टी जैसा लगता है, एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं, ये सब एस्पिरिन के लिए हो सकते हैं। तीसरी दवाई जो होती है वो स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का पहले मैंने अपने वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे वर्ल्ड डे
वर्ल्ड हार्ट डे टिप्स का, उसमें मैंने स्टैटिन्स के बारे में लिखा हुआ है कि स्टैटिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में दोहरा देता हूँ। पहला है कि स्टैटिन से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, इसलिए ब्लड शुगर की रेगुलर जांच करनी चाहिए। दूसरा है, स्टैटिन से आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए विटामिन डी लेवल्स रेगुलरली चेक कराने ज़रूरी है, और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत लगती है तो सप्लीमेंट्स लेना है। तीसरा है, स्पेशली महिलाओं में न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, और जैसे कि भूल जाना, नाम भूल जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, कल क्या खाया था ये भूल जाते हैं, तो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स काफ़ी कॉमन है महिलाओं में स्टैटिन्स लेने के बाद। और सबसे जो खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स है इसका, वो मायोसाइटिस या मायोपैथी जिसे हम कहते हैं, यानी कि अपने मांसपेशियों में दर्द होना शुरू होता है, स्पेशली थाई के, जांघों के जो मांसपेशियाँ है उसमें दर्द होता है, वीकनेस आता है, खड़े नहीं रह सकते, चल नहीं सकते ठीक से। तो तुरंत अगर आप स्टैटिन पे है तो ये सस्पिशियस होना चाहिए, और उसके कुछ टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टैटिन्स बंद करने के बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, इसलिए इस बारे में सावधानी ज़रूर बरतें। इस वीडियो में मेरा जो आज तक का 30 साल का एक्सपीरियंस है, और जो भी पेशेंट जिस तरीके से मुझे कंप्लेन करता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और आपको शिकायत है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या फेसबुक के ज़रिए मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका और दिल और आप खुद स्वस्थ रहे, और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी सेहत सही रहे। धन्यवाद। जय हिंद।